Welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD कैट केमिस्ट्री में हम थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, जिसमें पहली हीट कैपेसिटी और सेकेंड हमारे पास कैलोरीमेट्री है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? इस चीज को पढ़ने से पहले हम एक चीज इमेजिन करते हैं और उसको सोचने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी एक डेजर्ट में या तो एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या तो फिर एक जो मौसम होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी जगह जो कि पानी के आसपास होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या कभी आपने इस कॉन्सेप्ट को सोचा है? तो इस कॉन्सेप्ट का जो आपके पास आंसर है वो आपके पास है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आखिर होती क्या है? हीट कैपेसिटी आपके पास डिफाइन होती है एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a given amount of substance by 1 Kelvin। ठीक है, मतलब कि अगर मैं वाटर का एक सैंपल ले लूं और यहां पर सैंड का एक सैंपल ले लूं और फिर मैं ये कैलकुलेट करूं कि इस सैंड के और इस वाटर के सैंपल की अगर मैंने एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। अगर वो हीट ज्यादा होगी तो हीट कैपेसिटी ज्यादा है, अगर वो हीट कम होगी तो वो कम है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो इस इलस्ट्रेशन से आपको लाजमी समझ आ जाएगी। तो ये इलस्ट्रेशन आपको बताती है कि पहले आपके पास वाटर के सैंपल का टेम्परेचर था 35 डिग्रीज और अब है 36 डिग्री। मतलब कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस को अचीव करने के लिए जो हमने हीट दी है ना, जो हमने हीट दी है वो क्या है? वाटर की हीट कैपेसिटी है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद दोबारा से आप अगर डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपको काफी ज्यादा समझ आ जाएगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। मतलब कि वो हीट जो एक केल्विन टेम्परेचर को रेज करने के लिए यूज होती है वो आपके पास क्या है? हीट कैपेसिटी। अब हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन करते जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी के बारे में ये है कि ये आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पर डिपेंड करती है, और इसके ऑपोजिट एक होती है, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर हीट कैपेसिटी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, ये एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होता है वो आपको मेरे थर्मोकेमिस्ट्री के सेकंड और थर्ड लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जिसने भी थर्मोकेमिस्ट्री को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है एडवांस लेवल तक, वो मेरी प्लेलिस्ट को लेक्चर 1 से जरूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो पाथ फंक्शन क्या होता है आपके पास? जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्या होता है, बल्कि ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको उस लेक्चर में कहा था कि हीट आपके पास एक पाथ फंक्शन है, इसी तरह आपके पास हीट कैपेसिटी भी एक पाथ फंक्शन है। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं हीट कैपेसिटी के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? The amount of heat required to raise the temperature of substance of 1 gram by 1 Kelvin is called as specific heat capacity। पहले हम जनरलाइज बात कर रहे थे, पहले हम एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे थे कि उसका जो 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट चाहिए होगी वो आपके पास हीट कैपेसिटी होगी। अब हमने उस अमाउंट को स्पेसिफाई करके कह दिए कि 1 ग्राम के लिए जो हीट चाहिए होगी वो आपके पास क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा हीट डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये थी आपके पास 1 ग्राम के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं 1 मोल के बारे में कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस
by 1 Kelvin, it is called as molar heat capacity. मतलब अब आपके पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कितना, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि ये मेरे पास क्या है, 1 मोल है। पिछली में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने कहा था कि ये 1 ग्राम है, अब आपने कह दिया कि 1 मोल है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब हम इस चीज को एक दफा ना एक नजरिए से समझ लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास n मोल्स ऑफ क्या थे, सब्सटेंस थे, n मोल्स ऑफ सब्सटेंस थे, अगर इन n मोल्स ऑफ सब्सटेंस ने क्या किया है, Q हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो इसका टेम्परेचर इस सब्सटेंस का T1 से T2 की तरफ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या कह रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो, मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेना, वाटर वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी, अगर मैं कहूं कि ये n मोल्स ऑफ वाटर है और इसने क्या किया है, इसने Q हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर 35 से 36 कर लिया है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा, तो आपके पास क्या होगा, इट्स मोलर हीट कैपेसिटी C and is given by C equals to heat divided by moles multiply by क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब आपको यह बात पता है, थर्मोकेमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए मैंने आपको यह बात बताया था कि किसी भी एक सिस्टम की एट कांस्टेंट प्रेशर जो आपके पास हीट होती है ना, वो इंथैल्पी के बराबर होती है, इंथैल्पी के बराबर होती है। तो यहां पर QP आ जाएगा और QP को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि QP इक्वल्स टू डेल्टा H इक्वल्स टू E प्लस P डेल्टा V। ये चीज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में पढ़ी थी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, आप उसमें जाएं प्लेलिस्ट में और जाके फर्स्ट लेक्चर से थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर देखना शुरू करें, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आ गई डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, हमने ये उठा के इधर ले गए। होप करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी, दोबारा से समझा देता हूं। हम बात कर रहे हैं किसी भी एक n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस की, कि ये आपके पास n मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, यहां पर Q हीट एब्जॉर्ब की और ये T1 से T2 टेम्परेचर पर पहुंच गया। अब इक्वेशन क्या होगी, अब इक्वेशन होगी C इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय N और चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यह बात पढ़ ली कि एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल्स टू डेल्टा H इंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो CP इक्वल्स टू QB बाय N डेल्टा T। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। यह बात भी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कैटेगोरिकली डिस्कस की थी कि एट QV कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। कैसे बताया था हमने, दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दूं, Q इक्वल्स टू E प्लस P डेल V एट कांस्टेंट वॉल्यूम P डेल V इक्वल्स टू 0, तो QV आपके पास E के बराबर हो गया था। सेम चीज आप यहां लाए और डेल्टा E इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। ये जो दो इक्वेशंस थे, इक्वेशन नंबर A इसको मैं कह दूं अगर, और इक्वेशन नंबर B इसको मैं कह दूं अगर, A और इसको मैं B कह दूं, तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहां पर डिराइव हो गए हैं, जिनको हम यूज करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर दो बातें आपने याद रखनी है, दो बातें जो है ना, वो दो लाइंस में बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है वो क्या लाइंस है, वो ये बात है कि इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलोरीमेट्री द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूज्ड। क्या बोला है सर आपने, अब मैं आपको वो बात जो मैंने की है इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है ना आज के लेक्चर में, वो है कैलोरीमेट्री। लफ्ज को अगर हम तोड़े, टॉपिक अगर हम टाइटल तोड़े, तो हमें पता चलता है कि ये इसमें एक तो लफ्ज यूज हुआ है कैलोरी, ठीक है, और दूसरा लफ्ज यूज हुआ है मीट्री। मतलब कि यहां पर हीट एनर्जी की कोई ना कोई स्टडी होने वाली है। ठीक है, लफ्ज अगर आप तोड़े तो आपको समझ आएगा, एक लफ्ज इसमें कैलोरी है और एक लफ्ज इसमें क्या है, मीट्री है। मतलब यहां पर कुछ कैलोरी की मेजरमेंट होने वाली है। ठीक है, अब कैलोरी किसका यूनिट है, एनर्जी का।
हम यहाँ पे हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं और उसकी क्या होने वाली है, मेजरमेंट होने वाली है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द साइंस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज। अच्छा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट क्या चेंज हो रही है, हीट क्या इवॉल्व हो रही है, हीट क्या एब्जॉर्ब हो रही है, इस चीज को आप डिटरमिन करेंगे बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंजेस। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप दो इक्वेशंस की मदद से कर सकते हैं, ए और बी, जो मैं पीछे आपको कैलकुलेट करके दे चुका हूं। कौन सी दो इक्वेशंस? QP इक्वल्स टू डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया था मैंने इसको? ए। QV इक्वल्स टू डेल्टा E इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। क्या नाम दिया था इसको मैंने? इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं? हीट को मेजर कर सकते हैं। क्या आपको अब मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक को बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। अब जो डिवाइस हम यूज करेंगे ना यहां पर, दैट मेजर द हीट फ्लो, इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। अच्छा, अब जो आपके पास कैलोरीमीटर है ना, वो दो तरीके से हीट को मेजर कर सकता है। एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हीट को मेजर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कर लेते हैं पहले, और दूसरे में कर लेते हैं हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात आपको मैं पीछे से क्लियर करके ला चुका हूं। अब जो काम की बात है ना, वो यहां पर ये है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कैलोरीमेट्री में देना चाहता था ना, वो अब ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट प्रेशर वाला कैलोरीमीटर है ना, उसको हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है ना, उसको हम कहते हैं ग्लास कैलोरीमीटर। स्पेलिंग जो भी है यार, इग्नोर करना स्पेलिंग को। अब इस चीज को ना आपको निमोनिक से याद करना पड़ेगा। एमसीक्यू क्या आता है? एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलोरीमीटर्स वर्क्स एट कांस्टेंट प्रेशर। डायरेक्ट ये दे देता है आपको। तो आपके पास बॉम्ब, आपने कैसे याद रखना है? आपको पता है ना कि लोगों का बीपी हाई हो जाता है, पता है ना ये बात? तो ये निमोनिक आप यहां पर यूज कर लें, बीपी, बी बॉम्ब कैलोरीमीटर, प्री प्रेशर कांस्टेंट है। फिर आप ऐसे कर ले जीवी। ठीक है, जेवी फोन्स आते हैं ना आजकल, उससे आप जीवी याद रख लें कि जी मतलब ग्लास कैलोरीमीटर, और यहां पर क्या है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपके पास ग्लास कैलोरीमीटर ही हो रही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अब आपसे सवाल क्या होता है? अब आपसे सवाल यह होता है कि आप कौन कौन सी हीट्स को ये कैलोरीमेट्री की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो 2 से 3 आपने याद रख लेनी है, ताकि आपको क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री में आपने याद रखना है कि यहां पर क्या एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच सी। और ग्लास कैलोरीमेट्री में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और उसके साथ साथ हीट ऑफ सॉल्यूशन मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हीट ऑफ कंबस्टन बॉम्ब कैलोरीमेट्री में, और ग्लास में आपके पास हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपने इन चीज को इन चीजों को सही से याद रखना है। ठीक है। तीसरी चीज आपने इसमें क्या याद रखनी है? वो फॉर्मूलाज जो मैंने आपको पीछे कराए थे, ठीक है, वो आपने यहां पर याद रखनी है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड आपके पास होता है हेसेस लॉ। अब ये हेसेस लॉ क्या है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हेसेस लॉ को मैं अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि इससे थोड़े एमसीक्यूज बन सकते हैं
और कुछ मैंने मॉडल कराए भी हैं। तो अब यहां पर हेसेस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या एक रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, तो इसका एक स्टेप से होने में और मल्टी स्टेप होने में हीट चेंजेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये कि जो एक स्टेप में हो रहा है वो मल्टी स्टेप्स का M1 प्लस M2 प्लस M3 अगर प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो फर्स्ट रिएक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और कोई भी आप पाथ फॉलो कर लो, यानी कि आप ए से डायरेक्ट बी बना लो या ए से पहले सी बनाओ फिर सी से डी बनाओ फिर डी से बी बनाओ, दोनों में क्या होगा, एंथैल्पी चेंजेस सेम होंगे। ठीक है, ये कहता है हेसेस लॉ। मैं हेसेस लॉ पे कंप्लीट अलग से लेक्चर बनाऊंगा और उसमें बॉर्न हेबर साइकिल भी साथ कराऊंगा। तो मैं ये इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इस पे मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा और उम्मीद है कि आप कैलोरीमेट्री में और हीट कैपेसिटी में एक लेवल ऊपर होंगे लेक्चर देखने से पहले। और आप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हम फ्री प्रीमियम कंटेंट देने का एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एमडी कैट में एमडी कैट फिजिक्स और एमडी कैट केमिस्ट्री को टारगेट करेंगे। और ना सिर्फ थ्योरी, ना सिर्फ एमसीक्यूज, बल्कि इसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट्स और उसके साथ साथ आपको फुल बुक टेस्ट भी मिला करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी एक नए अंदाज से जिसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिला करेंगे। तो जैसे ही मेरा थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस होंगे और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी होंगे। आप वो पीडीएफ देख के इंशाल्लाह हैरान रह जाएंगे और आपके मैक्सिमम तरह के क्वेश्चंस वो पीडीएफ करने से सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हेसेस लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल की। तो कुछ ना कुछ पहले से बुक से देख के आइएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।